and today we are going to discuss about fundamental unit of life. If you are new in my YouTube channel, so kindly subscribe my YouTube channel and share with your friends. प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आज हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जो हम लोगों का क्या है, चैप्टर फर्स्ट हो जाता है हमारे क्लास 9th के बायो की। अगर हम लोग बात करें तो बायो में जो है फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर आपका है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल है। ठीक, यहाँ पे आपको दो सेल का डायग्राम दिख रहा है। ये जो है ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका क्या है, एनिमल सेल है। तो हम लोग अभी सेल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले जो है जब आप बात करेंगे तो डिस्कवरी ऑफ सेल की आप बात करेंगे तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल को रॉबर्ट हुक ने किया था। डिस्कवरी ऑफ सेल में देखेंगे, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक, 1665 ईस्वी में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था। उन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कार्क अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। मीन्स जिस माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था उसको इन्होंने क्या किया था, सेल्फ डिजाइन किया था, मतलब खुद से इन्होंने बनाया था, खुद से बनाया था। ठीक है, उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा, क्या देखा, थिन स्लाइस। स्लाइस का मतलब होता है किसी पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा देखना। ठीक है, कार्क के थोड़े से हिस्से को उन्होंने देखा था, अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने, तो उनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए। दिस स्लाइस ऑफ कार्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट। अब इन्होंने बताया कि जो इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको क्या दिखा, कुछ ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिए। ठीक, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इनको कुछ दिखाई दिए। फिर इन्होंने कहा, इसी को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ही नेम्ड दीज स्मॉल कंपार्टमेंट एज सेल। इन्होंने इन कंपार्टमेंट का क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्कवरी के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट हुक का ये माइक्रोस्कोप देखिए, कितना अच्छा माइक्रोस्कोप इन्होंने डिज़ाइन किया था। कब? 1665 में इन्होंने ये डिज़ाइन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किसके पास, रॉबर्ट ने जो ऑब्जर्व किया था वो हम आपको दिखा रहे हैं। कार्क कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। ठीक, ये जो कार्क है ये कहाँ से आया, बार्क ऑफ ट्री आया। मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ में जो है ब्रांचेस हैं, लीफ लगी हुई हैं। ठीक, तो ये जो बार्क होता है, ऊपरी जो लेयर होती है, ये इसी को हम लोग कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। और इसी बार्क से ये जो है कार्क आया था। इनको कोई डायग्राम जो दिखा था वो कैसा था, ऐसे हनी कॉम लाइक इनको स्ट्रक्चर दिखे थे। ये लिखा हुआ रॉबर्ट ऑब्जर्व, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया था। उसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं भाई? ऑर्गेनिज्म दो होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर का मतलब हो जाता है सिंगल लेयर, मल्टीसेलुलर का मतलब हो जाता है कई सारे लेयर। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास जो है ये इसके एग्जांपल हैं। और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल देखेंगे तो ह्यूमन, एलिफेंट, काऊ, ओक, पाइन, ये सब जो है मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में से डायग्राम दिया गया है किसका, पैरामीशियम का ये डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास का ये डायग्राम है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है आपका एक क्या है, एल्गी है। ठीक है, और ये पैरामीशियम आपका क्या है, किसका है, अमीबा का है। ठीक, दोनों क्या है भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आएंगे। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आएंगे। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको एनिमल में ये दिख रहा है मंकी, ये फंजाई दिख रहा है और ये प्लांट दिख रहे हैं। ठीक, फिर इसके आगे जब चलते हैं तो देखेंगे आप डिफरेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सेल के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक, इससे पहले आप थोड़ा और साइंटिस्टों के बारे में जान लीजिए। एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक, इन्होंने लीवेनहॉक जो थे, इन्होंने 1674 ईस्वी में क्या देखा था, लिविंग सेल को खोजा था। लिविंग सेल को इन्होंने खोजा था। ठीक, कहाँ से इन्होंने खोजा भाई, स्पायरोगायरा को देखा था, स्पायरोगायरा को देखा था, स्पायरोगायरा। ठीक, स्पायरोगायरा क्या है, ये एल्गी है। इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। कहाँ से इसको लाए थे, ये पॉन्ड वाटर में कहा जाता है। ये पॉन्ड से क्या लाए थे, वाटर लाए थे। फिर उसको अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इनको जो है क्या दिखा था, कुछ मूविंग स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, इसलिए उनको क्या नाम दिया उन्होंने कहा कि ये लिविंग सेल है। ठीक, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक जो थे उनको लिविंग सेल की खोज के कर्ता के रूप में जाना जाता है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन आ जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था न्यूक्लियस के खोजा था, ठीक है। किसको खोजा था? न्यूक्लियस को खोजा था। तो इन दो साइंटिस्टों को भी आप याद रखिए, ठीक है। और जो एक पुरकिंजे थे, कौन थे? पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे। पुरकिंजे ने लिविंग कंटेंट जो था सेल का, जितने भी लिविंग कंटेंट थे, ठीक है, इसको इन्होंने क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म कहा था। क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म कहा था। जैसे कि आप जब सेल देखेंगे तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई देंगे, उसी को उन्होंने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म कहा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी। आप ह्यूमन बॉडी हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप ह्यूमन हैं, तो आपके बॉडी में अलग अलग तरीके की क्या पाई जाती हैं? सेल पाई जाती हैं। ये देख लीजिए, नर्व सेल का डायग्राम बना हुआ है। ये आपका फैट सेल है, ये बोन सेल है, ठीक है। ये आपका स्पर्म सेल, ये ब्लड सेल है। ब्लड सेल में कौन सा है? ये आरबीसी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ओवम सेल हो जाता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे डायग्राम क्या है? सेल का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक। सेल क्या है भाई? सेल का एक डायग्राम दिया है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट, सेल के डायग्राम में जब आप देखेंगे तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। लाइफ फंक्शन यहाँ पे बोला गया, मतलब कि जितने भी फंक्शन आप कर रहे हैं उतने फंक्शन ये भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब सेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये किसका है? ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अब सेल के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक। तो सेल, द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब जो सेल का शेप और साइज होता है वो उनके शेप के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सेल का जो शेप है और साइज है उसी के अकॉर्डिंग उनका जो है फंक्शन भी होता है, ठीक। अब ईच लिविंग सेल हैज अ कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन बेसिक फंक्शन। जितनी भी लिविंग सेल हैं सबके अंदर कोई ना कोई कैपेसिटी है। जैसे कि भी आपने देखा था स्पर्म सेल देखा तो उसका काम अलग है, आपने देखा नर्व सेल तो उसका काम अलग है, आपने देखा ओवम सेल उसका काम अलग है, आपने देखा बोन सेल उसका काम अलग है, ठीक। सेल कंटेन अ स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अब सेल के पास क्या होते हैं? सेल के पास कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। आप देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रियन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इन सब का क्या है? अलग अलग एक फंक्शन होता है, ठीक। Each kind of cell organelles perform a specific function. All cells are found to have the same organelles respective of their function and which organism they are found in, ठीक है। जितनी भी सेल्स होती हैं सब में सेम ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सबके पास ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो सेम होंगे। बस डिफरेंस क्या हो जाता है? प्लांट और एनिमल सेल में सेल वॉल का डिफरेंस हो जाता है। प्लांट वाले में पाया जाता है, एनिमल वाले में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अब आप बात करेंगे किसकी? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम लोग पहुँच गए। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? देखिए, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल के सबसे बाहरी लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये क्या कर रहा है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको सेपरेट कर दे रहा है, ठीक। अब मान लीजिए ये एक लेयर है तो इसको आप क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है। ये क्या कर रहा है? ये इन्वायरमेंट ये हो गया, इन्वायरमेंट से इसको सेपरेट करने का काम कर रहा है। अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ मटेरियल जो सेल के अंदर हैं वो बाहर जाएंगे और जो बाहर हैं वो अंदर जाएंगे, ये इसके अलाउ करेगा। इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। मान लीजिए कुछ अदर मटेरियल यहाँ पे पाए गए तो ये क्या करेगा? कुछ सम अदर मटेरियल यहाँ पे पाए गए, उनको सेल से बाहर नहीं जाने देगा और इनको भी सेल के अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है भाई? ये फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। जैसे कि जब आप कोई बैलून देख रहे हैं तो बैलून कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी कैसी है? फ्लेक्सिबल है। और ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ दैट देख लीजिए थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे मटेरियल का मूवमेंट होता है। सबसे पहले आप देखेंगे मोमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय टू टाइप, एक होता है गैसियस एक्सचेंज, ये होता है डिफ्यूजन से। अब जैसे कि आपके बॉडी में O2 जाता है और क्या बाहर आता है, CO2 बाहर आता है, तो ये किस प्रोसेस से जाता है भाई, डिफ्यूजन प्रोसेस है। किससे, डिफ्यूजन प्रोसेस से जाता है। फिर लिक्विड एक्सचेंज अगर हो रहा है तो ये कैसे होगा, ऑस्मोसिस से होगा। लिक्विड एक्सचेंज कैसे होगा, ऑस्मोसिस से होगा। अगर लिक्विड एक्सचेंज हो रहा है तो कैसे होगा भाई, ऑस्मोसिस से हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड एक्सचेंज कैसे होगा, ऑस्मोसिस से होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोनों में आखिर अंतर क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या क्या अंतर है। ठीक, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। देखिए भाई, अब अगर आपके बॉडी में, ठीक, अगर आपकी बॉडी में मान लीजिए कि CO2 अंदर जा रहा है, तो CO2 अंदर जा तो रहा है, लेकिन जो है क्या, CO2 बाहर आ रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, सॉरी, जो O2 है, ठीक, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा रहा है। दैट मीन्स आपके बॉडी के अंदर क्या है, O2 का लेवल जो है वो कम है। ठीक है, तभी तो ये अंदर जा रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हायर कंसंट्रेशन था कि किसका, गैसियस मॉलिक्यूल का, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन था तो इधर की ओर मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, द मोमेंट ऑफ वाटर from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मोमेंट वही हो रहा है। ठीक, इधर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इधर मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो ये इधर जाएंगे जरूर, लेकिन कैसे, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। ऑस्मोसिस में क्या होगा, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये था दोनों में डिफरेंस। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब देखेंगे आप डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में। आप थोड़ा अंतर देख लीजिए, चार्ट में देखिएगा, बहुत अच्छा स्लाइड है ये। देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक एक लाइन का अंतर यहाँ पे लिखा है, इट अकर ओनली इन अ लिक्विड मीडियम। ऑस्मोसिस किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। इट रिक्वायर अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर लिक्विड में अगर कोई कहे कौन सी प्रोसेस होती है भाई, और डिफ्यूजन होता है कि ऑस्मोसिस होती है, तो वहाँ पे हमेशा ऑस्मोसिस होगा, किसके थ्रू होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। लेकिन डिफ्यूजन की जब आप बात करेंगे, इट कैन अकर इन मेनी मीडियम, ये जो है लिक्विड में भी हो जाएगा, गैस में भी हो जाएगा और सॉलिड में भी हो जाएगा। इट डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3 सॉल्यूशन दैट कैन अक्रॉस व्हाइल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 सॉल्यूशन है दैट कैन अक्रॉस व्हाइल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, जब आप किसी मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हो तो यहाँ पे 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है हाइपरटोनिक, दूसरा हो जाता है आइसोटोनिक, और तीसरा हो जाता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि H2O क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक, H2O यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई मटेरियल आपने रख दिया अंदर, तो यहाँ से इस मटेरियल से पानी जो होता है वो बाहर निकल आए। दैट मीन्स अंदर क्या है, उस मटेरियल में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन बाहर इन्वायरमेंट में क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो होगा, सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होगा, दोनों साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अंदर कंसंट्रेशन कम होगा, तो ये क्या करेंगी, अंदर की ओर मूव कर जाएंगी। डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, देखिए प्लाज्मोलाइट्स, और यहाँ पे फ्लैसिड, यहाँ पे टारगेट इसे कहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में सब्सटेंस जो मटेरियल रखा गया उसमें से वाटर बाहर आ जाएंगे। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होगा, और हाइपोटोनिक में मटेरियल के अंदर जो है सब्सटेंस चले जाएंगे। अब जैसे कि आप देखते हैं, आपने किशमिश भिगो दिया, तो किशमिश सुबह देखते हैं तो वो फूल जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइपरटोनिक हो जाता है सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे कि देखिए वाटर मॉलिक्यूल किशमिश में कम है और जो है लिक्विड में ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अच्छे से बताया गया है, व्हेन द मीडियम सराउंडिंग सेल हैज़ द सेम कंसंट्रेशन, ठीक है, एज दैट इन द सेल इज सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए आइसोटोनिक में भी आपने देखा था दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। व्हेन द मीडियम सराउंडिंग सेल हैज़ द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इन द सेल it is said to be isotonic. Water across the cell membrane in both direction, but the amount going in
as same amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will say stay the same size. जो आइसोटोनिक होगा उसमें सेम साइज में रहेगा सेल. देयर इज नो एनी चेंजेस टेक्स प्लेस. अब यहाँ पे देखिए आइसोटोनिक सोल्यूशन है, आइसोटोनिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं हो रहा है. फिर उसके आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे बताया गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन को. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अभी आपने देखा था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज द सोल्यूशन सराउंडिंग द सेल विथ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट इन सेल. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है कि सराउंडिंग इन द सेल which has higher water concentration that in the cell. ठीक है, सेल से यहाँ पे क्या है भाई, हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, बाहर की ओर है. वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम इन द सेल दैट विल लीव. ठीक, अब देखिए जो यहाँ पे आपने कोई सब्सटेंस डाला था, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा बताया जा रहा है, अंदर कम बताया जा रहा है. ठीक है, तो सेल क्या हो जाएगी, इन नेट रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर इन द सेल एंड दैट इज लाइकली स्वेल अप. तो जो किशमिश वाला एग्जाम्पल था वो किसका है, हाइपोटोनिक है. आप चना भिगो देते हैं वो किसका है, हाइपोटोनिक है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं. तो व्हेन द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक, तो जो सराउंडिंग मीडियम है वहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, 1-2 पाए जा रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया जा रहा है. देखिए, देन दैट इज सेल इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन. वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है, वाटर तो अक्रॉस होगा हमेशा तीनों में, दोनों डायरेक्शन में, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल दैन इंटर इट. अब यहाँ पे देखिए अंदर इसके कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, बाहर कम है, तो भाई इंटर तो ये भी कर रहा है लेकिन अंदर से बाहर ज़्यादा आ जा रहा है. ठीक है, देयर फॉर द सेल विल श्रिंक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. फिर उसके बाद जो है अब आएंगे, देखेंगे प्लाज्मोलिसिस क्या होता है. प्लाज्मोलिसिस इज द फिनोमेना बाय व्हिच अ प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस. जब कोई सेल वाटर को क्या करे, लॉस कर दे, कम हो जाए उसके अंदर और क्या हो जाए, वो श्रिंक हो जाए. ठीक है, श्रिंक हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे आप, प्लाज्मोलिसिस कहेंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल सेल, सेल शोइंग कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा. फिर प्लाज्मोलाइज्ड सेल. यहाँ पे प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे सेल क्या हो गई, श्रिंक कर गई है. यहाँ पे देखिए सेल जो है अच्छी खासी है लेकिन क्या हो जा रही है, श्रिंक हो जा रही है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग सेल वॉल को पढ़ने के लिए. सेल वॉल देखिए क्या है, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. सेल वॉल क्या है भाई, हार्ड आउटर कवरिंग है. ठीक है, आउटर कवरिंग है ये. प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल इज कंपोज्ड बाय सेलुलोज. अब ये प्लांट सेल की बात कर रहा है तो प्लांट सेल में किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है. ठीक है, मैं एक और आपको बताता हूँ, ये फंजाई में भी पाया जाता है सेल वॉल, तो उसमें बनता है काइटिन का. ठीक है, काइटिन का बनता है. बैक्टीरिया में भी पाया जाता है. ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन, हाँ सॉरी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है. पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है किसमें, बैक्टीरिया में. ठीक, तो सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. अब सेलुलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो इसको एक स्ट्रक्चरल क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दे रहा है. ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड हेल्प द प्लांट टू विथस्टैंड द एनवायरमेंटल चेंज. ठीक, एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग उसको ये मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम न्यूक्लियस पे आते हैं. तो न्यूक्लियस भाई सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग. ठीक, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास कैसी होती है, डबल लेयर्ड की कवरिंग होती है. कैसी कवरिंग है, डबल लेयर की कवरिंग है. ठीक, अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर तो बन गया, इसी को आप न्यूक्लियर एनवेलप कह देते हैं. बीच में पोर होता है तो न्यूक्लियर पोर हो जाता है. ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर और ये न्यूक्लियर क्या है, इनवेलप है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डेंस स्ट्रक्चर ऐसे मिल रहा है. ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है. क्या है, न्यूक्लियोलस मिलता है. ठीक है, इसके पास भाई कोई कवरिंग नहीं होती है. कंटेन क्रोमोसोम व्हिच आ विजिब रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सी अबाउट
टू डिवाइस। ठीक है, जब इसके अंदर आप क्रोमोसोम देखिए, न्यूक्लियस का ये डायग्राम बना हुआ है और न्यूक्लियोलस ये पाया गया और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा कि क्रोमोसोम का काम क्या है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो क्रोमोसोम होता है वो काम क्या करता है, वो भाई जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं उसको ट्रांसफ़र करता है वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएंगे आप साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है भाई, जो आपने सेल देखा उसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस भरे होते हैं उसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, फ्लूइड कंटेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही सब पाया जाता है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये किस में पाए जाएंगे, ये साइटोप्लाज्मा में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्मा में ही पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं इन्हें। अब देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, ये सब होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए आप रफ एंडो, यहाँ पे एक सेल का डायग्राम बना है, बहुत ही अच्छा डायग्राम बना हुआ है। देखिए सबसे बाहर पाया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर पाया जा रहा है इसका मतलब ये प्लांट सेल तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लांट सेल के सबसे बाहर क्या पाया जाएगा, सेल वाल पाई जाएगी। ठीक है, तो ये प्लांट सेल नहीं है। ठीक है, अब उसके आगे देखिए आप क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद आपको गोल्जी अपैरेटस दिख रहे हैं, गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम आपको दिख गया, साइटोप्लाज्मा पूरा लिक्विड सब्सटेंस जो है वो साइटोप्लाज्मा है, लाइसोसोम आपको दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रियोल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से अटैच है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका डायरेक्ट न्यूक्लियस से अटैच होता है, मान के चलते हैं। ठीक, अब उसके आगे आप देखिए सबसे पहले बात की जा रही है किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब आप लोग बात करेंगे तो ER, इससे शार्ट में क्या कहते हैं, ER कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट। ठीक है, ये लार्ज नेटवर्क होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, ट्यूब और सीट पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्मा, ये पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फैला हुआ होता है। 2 टाइप होते हैं, RER होते हैं और SER होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब इनका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे मटेरियल को पूरे साइटोप्लाज्मा में या फिर साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में। फंक्शन इनका क्या है, फंक्शन एज दिस साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का फंक्शन करते हैं। प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, और ये सरफेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो सरफेस प्रोवाइड करने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप जो न्यूक्लियस के पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्टिविटीज़ ही तो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम आकर के अटैच हो रहा है। राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियोलस में हो रहा है। अब वो न्यूक्लियोलस से बाहर आ जा रहे हैं न्यूक्लियर पोर के थ्रू, कहाँ पे आगे अटैच हो जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जा रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब RER पे क्या आ गए भाई, राइबोसोम्स आ गए। ठीक, अब राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, अब उसके बाद आगे देखते हैं हाँ देखिए, अब जो गोल्जी अपैरेटस है उसकी खोज किसने की, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ये हैं कैमिलो गोल्जी साहब। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर स्टाल कॉल्ड सिस्टर्नी। अब देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेनस बाउंड जो वेसाइकल हैं, ऐसे ऐसे ये क्या हैं, ये अटैच हैं, ये वेसाइकल हैं मेम्ब्रेनस बाउंड
स्ट्रक्चर हैं ये अटैच हैं, ठीक, पैरेलल, एक दो तीन चार ऐसे पैरेलल एक के ऊपर ये के अरेंज हैं। इनको आप क्या कहोगे, इनको आप कहोगे सिस्टम्स कहोगे, ठीक है। द मटेरियल synthesized near the ER is packed and dispatched to the various target inside the outside the cell through the गोल्जी apparatus। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या हो जाता है, पैकेजिंग का हो जाता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का काम हो जाता है। तो देखिए द मटेरियल सेंथेसाइज मतलब जो सेंथेसाइज किया गया नियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट। यहाँ पे क्या करेगा, ये पैक करेगा और डिस्पैच करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टारगेट में इनसाइड और आउटसाइड सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो गोल्जी apparatus का ही काम है, पैकिंग और डिस्पैच करने का काम कौन कर रहा है, गोल्जी apparatus कर रहा है। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। अब इसका यहाँ पे देखिए फंक्शन भी लिखा हुआ है। फंक्शन क्या है, स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा और पैक करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स को कहाँ, वेसाइकल में। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और गोल्जी apparatus का एक काम और है, क्या बनाएगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो गया, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो गया तो लाइसोसोम को भी पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम क्या है, ठीक है, वेस्ट डिस्पोज सिस्टम ऑफ सेल। ये लाइसोसोम आखिर है क्या, ये भाई वेस्ट डिस्पोज सिस्टम है। क्या है, वेस्ट डिस्पोज सिस्टम है, ठीक है। कीप द सेल क्लीन, अब देखिए वेस्ट डिस्पोज है तो ये क्या करेगा, सेल को क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है। एनी फॉरेन मटेरियल, डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल, जो सेल ऑर्गेनेल्स जो खराब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर, इतना ताकतवर इसके पास एंजाइम होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर आ जाएं सबको ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब ब्रेक करके सिंपल में तोड़ेगा, फिर डाइजेस्ट कर देगा। व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल देखिए यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड है और डाइजेस्टिंग ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, और डाइजेस्टिंग सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से कुछ ऑर्गेनेल्स निकले, लाइसोसोम ने क्या किया, उसे डाइजेस्ट कर दे रहा है। व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में ब्रेक ओपन, देखिए सेल जब डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम ये बाहर निकल आ रहे हैं, ये आपको रेड वाले लाइसोसोम दिख रहे हैं, ठीक है। और लाइसोसोम जब बाहर आएंगे एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और ये अपने खुद के सेल को खा जाते हैं, ठीक। तो ये लाइन थोड़ा दोबारा सुन लीजिएगा। व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में ब्रेक ओपन एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, दस इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जो अगर कोई सेल है वो डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम बाहर आ जाता है, और उसके पास इतने पावरफुल एंजाइम है कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाएगा उसको तोड़ देंगे तो ये अपने खुद की सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। अब उसके बाद आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए नोन एज पावर हाउस पहले लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए, केमिकल एक्टिविटी करनी हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी अगर हम लोग कर रहे हैं, केमिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, इन सबको करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया साहब ही दे रहे हैं। ये क्या किसके फॉर्म में देते हैं, एटीपी के फॉर्म में देते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा देखिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और एटीपी का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलेंगे इसे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो उसमें छेद पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, ये जो इनर मेम्ब्रेन पाई जा रही है कैसी है, डीपली फोल्डेड है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक दियर ओन प्रोटीन एज दे हैव दियर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब इनको देखो, ये अपना खुद का तो प्रोटीन भी बना ले रहे हैं, इनके पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम भी है, ठीक है। तो इनके पास खुद का डीएनए होता है, किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक। और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास भी खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। तो दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा।
फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, इनर स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़्यादा फोल्डेड है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर फीचर यहाँ पे दिखाया गया। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये भी इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं कितना फोल्डेड है, आउटर मेम्ब्रेन ये पोरस होती है। यहाँ पे क्रिस्टी जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ये आप डायग्राम बनाएंगे ऐसे, तो इसको फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। और उसमें क्या भरा रहेगा, लिक्विड सब्सटेंस भरा रहेगा, मैट्रिक्स भरा रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं भाई ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सेल ऑफ द प्लांट एल्गी एंड सम अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो प्लास्टिड होता है, ये प्लास्टिड जो होता है ये किस में मिलता है, प्लांट में मिलेगा, एल्गी में मिलेगा और कुछ अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ठीक है। फिर देखेंगे प्रेजेंट इन ज़्यादातर ये कहाँ होंगे, प्लांट सेल में होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर्ड होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं। प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, इनके पास क्लोरोफिल पाई जाती है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल एज स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ठीक। प्लास्टिड कंटेन मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अब देखो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको ऐसे डायग्राम बता के बताया था, ठीक है। तो देखिए ये जो होते हैं ये आपके ये जो डॉटर स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ ये स्ट्रोमा होता है और ये थाइलाकॉइड हो जाते हैं आपके, ठीक। और यहीं पे आपको क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, यहाँ पे भी आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा, ठीक। तो प्लास्टिड कंटेन मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा जो खाली पार्ट होता है हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। आप देख सकते हैं ये थाइलाकॉइड है, बीच बीच में क्या है, ये सब स्ट्रोमा है। हैव दियर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब देखिए यहाँ पे प्लास्टिड हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, इन दोनों के पास अभी आपने क्या देखा, डीएनए है खुद का और क्या है, राइबोसोम भी पाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है। अब उसके बाद प्लास्टिड का ये डायग्राम बना हुआ देखिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमल लैमेली जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे जोड़ के रखने का काम कर रही है, इनको क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा जो खाली स्पेस यहाँ मिल रहा है आसपास, और इसको क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस ये हो गया। और ग्रेनम इसके सिंगल को हम लोग, इसके ग्रुप को हम लोग ग्रेनम कह देते हैं और सिंगल को बोलेंगे थाइलाकॉइड। ये सिंगल है तो थाइलाकॉइड और ग्रुप हो जाएगा तो क्या कहेंगे, उसे ग्रेनम कह देंगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। अब वैक्यूल्स पे आते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल का काम क्या है, ये स्टोर करेंगे। स्मॉल साइज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन एनिमल। एनिमल में क्या होते हैं भाई, या तो ये स्मॉल होंगे या तो ना ही होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। लार्ज इन प्लांट, और प्लांट में क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। लगभग 90% स्पेस यही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कौन, वैक्यूल प्लांट का। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब ये जो प्लांट होता है उनमें क्या पाया जाता है, उनके वैक्यूल में बीच में बना होता है, सेल सैप से भरे होते हैं, इसलिए उनको टर्गिडिटी मिलती है और रिजिडिटी मिलती है, किसको, प्लांट सेल को। वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक। अगर अमीबा की बात करें, द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। अब अमीबा के बारे में जब आपने देखा तो ये फूड वैक्यूल जो हो जाता है ये फूड पार्टिकल्स को कंटेन करता है, जिसको अमीबा ने क्या क्या कंज्यूम किया है। वैक्यूल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, ठीक। तो वैक्यूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपेलिंग मतलब आउटसाइड फेंकना, एक्सेस वाटर ज़्यादा मात्रा में जो पानी आ गया है और सम अदर वेस्ट को सेल से बाहर करने में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कंपैरेटिव स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किसका, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर आपको मिल जा रहा है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, ठीक है। सिंपल एनिमल सेल, सिंपल प्लांट सेल। देखिए सेल मेम्ब्रेन पाया गया, यहाँ पे सबसे बाहर सेल वॉल पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी है, ठीक है। साइटोप्लाज्म यहाँ है, न्यूक्लियस यहाँ पे भी पाया जा रहा है, न्यूक्लियस यहाँ पे भी पाया जा रहा है, ठीक। साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल, देखिए एनिमल सेल में छोटे से वैक्यूल मिलेंगे और इसमें थोड़ा ये वैक्यूल ही है, 90% हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ नहीं पाया जाता है,
ठीक, अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल का यहाँ पे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल स्ट्रक्चर नहीं, आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। ठीक, ये थोड़ा छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। सेल वॉल यहाँ पे नहीं पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। एक्सेप्ट द प्रोटोजोन यूग्लिना नो एनिमल सेल पोसेस प्लास्टिड। यूग्लिना देखिए कुछ यूकैरियोटिक वहाँ पे लिखा था, तो इसका मतलब वो क्या था, अमीबा में प्रोटोजोआ के जो यूग्लिना होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ये प्लास्टिड पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। कौन, यूग्लिना। प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में ये ल्यूकोप्लास्ट भी पाया जाएगा और क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाएगा। वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज, वैक्यूल आर लार्जर इन साइज। ये 3-4 आप डिफरेंस याद रखिए और ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यूग्लिना का डायग्राम बना दिया गया। क्यों, क्योंकि यूग्लिना को अभी आपने क्या देखा, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, प्लास्टिड है। और कौन सा प्लास्टिड है भाई, क्लोरोफिल वाला। ठीक है, और अमीबा कैसा है, ये सॉरी यूग्लिना क्या है, ये यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद द एंड हो गया। थैंक यू, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।